हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर 13, जो कि बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये बायो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ईजीएस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये मेन चैप्टर है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कैरी करते हैं। ठीक है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में हो या फिर कोई सा भी एमसीक्यू हो या ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करूंगी ताकि आपका एनसीईआरटी का कोई पॉइंट ना छूटे और आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स among the organisms and between the organism and its physical abiotic environment। ठीक है, तो इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इकोलॉजी क्या होता है मैं आपको हिंदी में बतलाना चाहती हूँ। तो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो पढ़ाता है। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल अबायोटिक इन्वायरमेंट। नाउ ऑर्गेनिजम्स हो गए और उनके बीच का जो इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो अबायोटिक इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात करना इकोलॉजी कहलाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ऑर्गेनिजम्स, याद रखिएगा। सेकंड होता है पॉपुलेशन, थर्ड है हमारा कम्युनिटीज और फोर्थ है हमारा बायोम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, सेकंड पॉपुलेशन, थर्ड कम्युनिटीज एंड फोर्थ बायोम्स। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। क्लियर है? इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि ये जो इकोलॉजी है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्यों इकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है? ना कि एडेप्शन के लिए सिर्फ और ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, बट सर्वाइवल के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजी। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इन एन इकोसिस्टम द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल्सो पैथोजेंस, पैरासाइट्स, predators and competitors of the organism with which they interact constantly। ठीक है, नाउ इकोसिस्टम जो हमारा होता है, द हैबिटेट जो होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कंपेटिटर्स। क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स? पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कंपेटिटर्स। क्लियर है? ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ विच दे इंटरैक्ट कंस्टेंटली, तुरंत इंटरैक्ट उन लोगों का होता है। किन लोगों का? पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कंपेटिटर्स। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन evolved adaptation to optimize its survival and reproduction its habit। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक समय के बाद जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन करता है अडेप्टेशन का, ताकि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके अपने यंग वंस को। ठीक है, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स पॉइंट, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीच क्या है। ये नीचे नहीं है, नीच है। ठीक है, नीच क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन invariably defined range of condition that is can tolerate diversity in its resources it utilizes and
a distinct functional role in ecological system. All these together comprise its niche. क्लियर? हर ऑर्गेनिज्म पे एक डिफाइंड रेंज चाहिए होता है कि वो टॉलरेट कर सके डाइवर्सिटी को, रिसोर्सेज को और इकोलॉजी सिस्टम को. उसको हम लोग नीच बोलते हैं. नाउ मेजर अबायोटिक फैक्टर आर एज टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. हम लोग ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. इनफैक्ट आई थिंक आप लोग यूकेजी से पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए या फिर कोई भी लिविंग बींग्स के लिए. ठीक है, तो ये आप भूलिएगा मत क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है. टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर. नाउ टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर होता है. ठीक है. अब बात करते हैं हम यूराइथर्मल के बारे में. यूराइथर्मल क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. इसका डिफरेंशिएशन में भी आपसे पूछा जा सके आपके प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स एग्जामिनेशन में. यूराइथर्मल, स्टीनोथर्मल, ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ इस वीडियो में. यूराइथर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. दे आर कॉल्ड एज यूराइथर्मल. अब यूराइथर्मल क्या होता है? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, बहुत ही कम ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं. उनको हम लोग यूराइथर्मल बोलते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रह लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं अपने बॉडी को, उनको हम लोग यूराइथर्मल बोलते हैं. अब स्टीनोथर्मल क्या होता है? स्टीनोथर्मल, a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature. Such organisms are known as stenothermal. क्लियर है? अब जैसे कि आप समझिए स्टीनोथर्मल क्या हुआ. एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर रहते हैं. ठीक है, जैसे कि मतलब बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर रहते हैं, जैसे कि आपकी पेंगुइन हो गई एग्जाम्पल के तौर पे, पाइथियन हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गया, एटसेट्रा. मे बी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीनोथर्मल, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ यूराइथर्मल. तो अब जब से आपसे पूछा जाएगा कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ यूराइथर्मल, तो आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल ऑफ यूराइथर्मल होता है कैट्स, डॉग, टाइगर, ह्यूमन, एटसेट्रा. वहीं स्टीनोथर्मल का एग्जाम्पल होता है पेंगुइन, पाइथियन, क्रोकोडाइल्स, एटसेट्रा. भूलिएगा मत, स्टीनोथर्मल में आपसे एक एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? पेंगुइन, पाइथन, क्रोकोडाइल्स, एटसेट्रा. वही एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा यूराइथर्मल में, तो आप क्या लिखेंगे? याद रखिएगा यूराइथर्मल. तो यूराइथर्मल में आप क्या लिखेंगे? कैट, डॉग, टाइगर, ह्यूमन, एटसेट्रा. वी ह्यूमंस आर यूराइथर्मल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट नंबर 12, वाटर. वाटर क्या होता है? वाटर इज अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. ठीक है, वाटर जो होता है वो सबसे मेन रिसोर्स होता है हमारा. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर हमारी लाइफ टिकी है, जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी टिकी है. पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ, हमारे पृथ्वी पे जो हमारा जो लाइफ है वो सिर्फ पानी के कारण है, इसीलिए लाइफ विदाउट वाटर पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. 13th number, availability of water is limited in deserts that only special adaptation make it possible for organisms live there. यानी कि पानी का कमी होता है डेजर्ट में, तो फिर भी वहाँ पे लोग रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे लोगों के लिए मतलब पॉसिबल बनाया गया है, वो अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर गए हैं. अब जैसे कि आप रहते हो दिल्ली में, अब आपको वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी या आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी होगी पानी की, तो आप वहाँ पे सरवाइव सही से नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आप डेजर्ट रीजन से नहीं रहते हो और आपको दिल्ली में रह करके ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को 13 पॉइंट तक एक्सप्लेन किया है. एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करूंगी और अच्छे से आपका क्लीन करूंगी, ताकि आपका नीट का प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा और आपके बोर्ड का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करते हैं
और अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि जब हम इसका पार्ट 2 अपलोड करें तो आप सबसे पहले देख सको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।